आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है। सेल जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ रहता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का रहता है जिसको बोला जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और बाकी ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेल्यूलर होता है, बहुत सारे सेल का बना होता है। ठीक है। जो सिंगल सेल वाला, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल के अंदर सभी एसेंशियल फंक्शन करते हैं। ठीक है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जितना जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जितना चीज़ें चलता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, एक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है एक सेल के अंदर ही सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और सभी एसेंशियल फंक्शन उसमें भी होता है। ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक सबसे पहले लाइव सेल को देखे थे। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक सबसे पहले देखे थे कि सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है और एक एक सेल में पूरे एसेंशियल फंक्शन चलता रहता है जिससे कि सेल लाइव रहता है। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को देखे थे, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, इसको खोजे थे। ठीक है। अब हम देखेंगे सेल थ्योरी। 1838 हम लोग जानते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का बना होता है, जैसे क्लामाइडोमोनास, पैरामीशियम, एमीबा। एक सेल के अंदर ही सभी फंक्शन उसमें होता है, सभी एसेंशियल फंक्शन जो कि जीवित रहने के लिए जरूरी है, सभी चीजें एक सेल के अंदर ही होता है। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है। पूरे शरीर सेल बहुत सारे सेल का ही बना होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल जो होता है एक ही टाइप के ओरिजिन, एक ही टाइप का फंक्शन, एक ही टाइप का काम करते हैं। ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ सेल में बटा हुआ रहता है एक एक काम, उसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उस टाइप से पूरा फंक्शन होता है शरीर का। ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक सबसे पहले लाइव सेल देखे थे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजे थे जो सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है। 1838 में मैटियस स्वीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिसने कि प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में पढ़े। ठीक है। प्लांट्स के बहुत सारे प्लांट्स के बारे में खोजे, तो उसने क्या देखे कि प्लांट्स जो होता है बहुत सारे सेल का बना होता है। प्लांट्स भी बहुत सारे सेल का बना होता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और उसी समय स्वन, थियोडर स्वन 1839 में, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है। स्वीडन क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। और स्वन जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उसने एनिमल टिश्यूज के बारे में, एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी किए। उसने क्या बोले कि एनिमल, हर एनिमल भी बहुत सारे सेल का ही बना होता है। ठीक है। सेल एक एक सेल जोड़ के ही एनिमल बनता है। ठीक है। और एनिमल का जो सेल होता है उसके चारों ओर एक पतला मेम्ब्रेन पाया जाता है। एनिमल सेल के आउटर जो मोस्ट लेयर होता है उसमें एक पतला मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है। उस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता नहीं था, लेकिन बाद में उसी का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ा। ठीक है। स्लीडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उसने प्लांट सेल के स्टडी किए थे और बहुत सारे प्लांट सेल का स्टडी करके उसने ऐसा बोले थे कि प्लांट्स जो होता है बहुत सारे टिश्यूज जोड़ जोड़ के ही प्लांट बनता है। ठीक है। और उसी समय थियोडोर स्वैन जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उसने एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी किए और उसने क्या बोले, एनिमल सेल जो होता है, एनिमल भी बहुत सारे सेल जोड़ जोड़ के ही बनता है और एनिमल सेल के सबसे बाहर एक पतला मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसका नाम बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ा। ठीक है। उसने स्वैन जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एनिमल सेल के बारे में स्टडी किए थे, लेकिन उसने प्लांट सेल का भी स्टडी किए। ठीक है। प्लांट सेल एंड प्लांट टिश्यूज का भी बाद में स्टडी किए और उसने क्या बोले कि एनिमल सेल जैसे आउटर मोस्ट लेयर एक पतला मेम्ब्रेन से ढका रहता है, प्लांट सेल जो होता है उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होता है मोटे वॉल से ढका रहता है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। ठीक है। एनिमल सेल के बाहर का लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल के बाहर का लेयर सेल वॉल होता है। ये प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टर होता है, स्वैन ने खोजे थे। इस टाइप से स्लीडेन एंड स्वैन दोनों मिलके एक हाइपोथेसिस दिए थे।
प्लांट्स एनिमल दोनों के टिश्यूज का स्टडी करने के बाद तो उन लोग क्या बोले कि हर सेल जो होता है, हर एनिमल एंड प्लांट्स जो होता है सेल से बना हुआ रहता है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है, सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है एंड सेल के प्रोडक्ट से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से उन लोग इसको बोला जाता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में उन लोग बोले कि प्लांट्स एनिमल दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है एंड सेल के प्रोडक्ट से बना होता है। इसी को अच्छे से इन लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि सेल के कैसे सेल के प्रोडक्ट से पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, नया सेल कैसे फॉर्म होता है, ये सब नहीं बता पाए थे। रूडोल्फ वार्चो 1855 में सबसे पहले बोले थे कि स्लीडन एंड स्वान जो सेल थ्योरी दिए हैं वो सही है, लेकिन जो सेल बहुत सारे सेल से जो प्लांट एंड एनिमल बनता है वो सेल पुराने सेल के डिवीजन से नए सेल बनता है। ठीक है, सेल डिवीजन होता है और नए सेल बनते रहते हैं। कौन सेल डिवीजन होता है? पुराने सेल। पुराने सेल के डिवीजन से ही नए नए सेल बनता है। इस टाइप से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, रूडोल्फ वार्चो 1855 में सबसे पहले बोले थे कि सेल में डिवीजन होता है और नया सेल बनता है और हर नया सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग पुराने सेल से ही डिवीजन से बनता है। उसको ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला बोला गया। ठीक है, इसने उसी हाइपोथेसिस को स्लीडन एंड स्वान के जो हाइपोथेसिस है उसी को मॉडिफाई कर करके क्या बोले कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल का बना होता है, जो स्लीडन एंड स्वान ने बोला था। ठीक है, और नए नए जो सेल डिवीजन होके बहुत सारे सेल बनते हैं और उसी से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है वो सेल डिवीजन करता है किससे? पुराने सेल के डिवीजन से ही बनता है। ठीक है, ये नया थ्योरी इसी को ज़्यादा माना जाता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल का बना होता है और जितने भी सेल बनता है वो पुराने सेल के सेल डिवीजन से बनता है। ये बोले थे कौन? रूडोल्फ वार्चो। ठीक है, अब सेल के कैरेक्टर के बाद रूडोल्फ वार्चो और बहुत सारी चीज़ें बोले थे। उसने बोले थे कि सेल से ही पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, इसलिए सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोले थे उसने। ठीक है, उसने बोले कि हर सेल में फ्लो ऑफ एनर्जी होता रहता है और सेल के अंदर डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सब पाया जाता है। तो प्लांट सेल जो होता है उसके चारों ओर सेल वॉल पाया जाता है मोटे, और एनिमल सेल के अंदर एनिमल सेल के सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल पाया जाता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, सभी में सेल मेम्ब्रेन सेम होता है, मतलब सेम टाइप की चीज़ों से बना होता है। ठीक है, और सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऐसे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? डीएनए। क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दोनों में न्यूक्लियस अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नेकेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं रहता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, केवल न्यूक्लियस पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप का जो न्यूक्लियस होता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ये प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता और न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। इस टाइप का जो डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, इसको बोला जाता है नेकेड डीएनए। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाएगा, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम डीएनए पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नेकेड डीएनए। ठीक है, यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस पाया जाता है
उसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है न्यूक्लियस, चारों ओर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए, ठीक है। और पूरे सेल के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। पूरे सेल के अंदर लिक्विड पाया जाता है जो कि सेमी सॉलिड टाइप का होता है, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर केमिकल एक्टिविटीज़ होता है। पूरे फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होता है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, ये सब चीज़ें जो होता है इसी साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होता है। और यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे वैक्यूल्स पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, बहुत सारी चीज़ें भरा हुआ रहता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, मेम्ब्रेन से ढका हुआ डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सब चीज़ें पाया ही नहीं जाता। लेकिन जितने भी छोटे छोटे चीज़ें जैसे प्लास्टिड, ये सब चीज़ें पाया जाता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता, राइबोसोम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम्स जो होता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। देखो राइबोसोम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। तो राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग बाद में देखेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है उसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक में राइबोसोम पाया जाता है, उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक स्मूथ पाया जाता है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो राइबोसोम यूकैरियोटिक में कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। सेल के अंदर जो पूरे लिक्विड भरा रहता है साइटोप्लाज्म, उसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में और एक नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। सेल डिवीजन के समय हेल्प करते हैं सेंट्रियोल, वो मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाया जाता। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है सेंट्रियोल, ठीक है। अब सेल जो होता है बहुत सारे अलग अलग शेप एंड साइज का होता है। एक्टिविटीज के हिसाब से जिस टाइप का फंक्शन करते हैं उस हिसाब से छोटा बड़ा अलग अलग शेप का सेल पाया जाता है। जैसे माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा होता है, 0.3 मिलीमाइक्रोन लेंथ होता है इसका। और बैक्टीरिया 3 से 5 मिलीमाइक्रोन तक होता है, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ठीक है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है 7.0 मिलीमाइक्रोन होता है। नर्व सेल सबसे लंबा सेल होता है, सबसे लंबा सेल होता है नर्व सेल। और प्लांट्स में सबसे लंबा सेल क्या होता है? फ्लोएम फाइबर्स, स्क्लेरन काइमाटस सेल्स का बना होता है, वो सबसे लंबा सेल होता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग शेप का सेल पाया जाता है, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, ये बहुत सारे अलग अलग इरेगुलर शेप के भी सेल पाया जाता है, ठीक है। अलग अलग फंक्शन के हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब आता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा संख्या में तेजी से बढ़ाते हैं,
ठीक है, उसके शेप एंड साइज बहुत अलग अलग टाइप का होता है। जैसे बैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल ले ले, बैक्टीरिया में रॉड शेप बैक्टीरिया पाया जाता है, गोल स्पेरिकल बैक्टीरिया पाया जाता है, कोमा शेप पाया जाता है, स्पाइरल शेप पाया जाता है। ठीक है, रॉड शेप को बोला जाता है बैसिलस। बैसिलस में भी बहुत अलग अलग टाइप का, सिंगल बैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, मतलब डिप्लोबैसिलस, ऐसे बहुत पाया जाता है। कोकाई जो गोल होता है उसको बोलेंगे कोकाई, वो भी सिंगल कोकाई पाया जाता है, डबल कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे पाया जाता है। कोमा शेप पाया जाता है, कोमा शेप को बोला जाता है वाइब्रियो। और स्पाइरल शेप पाया जाता है जिसको बोला जाता है स्पाइरिलम। मतलब बहुत अलग अलग शेप एंड साइज के सेल होता है प्रोकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी डिवीजन करके बहुत सारे सेल बन जाता है। ठीक है, मतलब बाइनरी फिशन से ज़्यादा डिवीजन होता है, और डिवीजन होके बहुत सारे, जैसे बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सारे सेल लगातार बनते रहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में सेल का वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग देखेंगे तो इसमें जो सेल वॉल होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सेल वॉल बहुत ही मोटे होते हैं। और सबसे बाहर रहता है कैप्सूल, जो म्यूसिलेजिनस लेयर रहता है, उसके अंदर रहता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूकोपेप्टाइड का सेल वॉल पाया जाता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। और अंदर रहता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल सब में सेम एक ही टाइप के होते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके जो सेल वॉल रहता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, केवल इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। इसको नेकेड डीएनए बोलेंगे क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है और हिस्टोन प्रोटीन से कवर नहीं रहता। जब यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के डीएनए को देखेंगे हम, वो हिस्टोन प्रोटीन से कवर रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन से कवर नहीं रहता। ठीक है, इसको बोला जाता है नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए बोलते हैं। स्मॉल सर्कुलर डीएनए, देखो एक डीएनए तो रहता ही, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरिया में ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक तो ऐसे डीएनए पाया जाता है नेकेड डीएनए, उसके अलावा भी साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे डीएनए पाया जाता है, बहुत सारा स्मॉल सर्कुलर छोटे छोटे डीएनए पाया जाता है जिसको बोला जाता है आउटर जीनोमिक डीएनए, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के साथ नहीं रहता, बाहर साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे गोल गोल सर्कुलर डीएनए बहुत सारा पाया जाता है। इसको बोला जाता है प्लाज्मिड्स। ठीक है, प्लाज्मिड्स का काम क्या होता है, जब बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल में हम लोग पढ़े हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका ट्रांसफर होता है, उसमें प्लाज्मिड डीएनए जो होता है उसको मॉनिटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें मॉनिटर के रूप में यूज़ किया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन भी इसका थोड़ा अलग टाइप का होता है। जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा उसमें बहुत सारे फोल्डिंग पाया जाता है। ठीक है, कई जगह ऐसे फोल्डिंग पाया जाता है और उसको बोला जाता है मीजोजोम, जिसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम पाया जाता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होके मीजोजोम जो स्ट्रक्चर बनाता है उसी में रेस्पिरेशन वाले एंजाइम पाया जाता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, कुछ जो सेल मेम्ब्रेन रहता है उसमें कुछ फोल्डिंग पाया जाता है, उस फोल्डिंग में क्रोमेटोफोर पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पिगमेंट होता है क्रोमेटोफोर पिगमेंट, वो सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से ही बनता है, उसके अंदर पिगमेंट भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो कुछ कुछ फोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है जिससे मीजोजोम बनता है, जिसमें क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स बनता है। और इसका जो राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम में जानते हैं हम लोग 2 सब यूनिट रहता है, एक में 50S सब यूनिट, एक 30S सब यूनिट, और दोनों मिला के 70S सब यूनिट्स का बनता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम पूरी तरह से
हेल्प करते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए के साथ, मैसेंजर आरएनए जो होता है उसमें बहुत सारे राइबोसोम लगा हुआ रहता है, इसको बोला जाता है पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ठीक है, जो क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन में, मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प करता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर भी रहता है। प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है, बहुत सारी चीजें उसमें पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सब चीजें ज्यादा नहीं पाया जाता। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है इसको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। पूरे साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें पाया जाता है जिसको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफिसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे चीजें इसके अंदर पाया जाता है। छोटे छोटे प्लास्टिक पाया जाता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में, कुछ साइनोबैक्टीरिया में छोटे छोटे प्लास्टिड भी पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन वाला नहीं रहता। ठीक है, अब ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें बैक्टीरियल सेल जो है बहुत सारा कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सब इसके पहले भी बताई हूँ। सबसे बाहर कैप्सूल, कैप्सूल भी अलग अलग बैक्टीरिया में, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया में इसी टाइप का कैप्सूल पाया जाता है। किसी में पतले कैप्सूल, किसी में मोटे कैप्सूल। जितना मोटा कैप्सूल होगा उतना ज़्यादा इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसके बदले में जितने भी एंटीबायोटिक जो होता है वो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा उसमें पाया जाता है। और मोटे जो ग्लाइकोकैलिक्स का मेम्ब्रेन पाया जाता है वो भी अलग अलग बैक्टीरिया में इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सबका सेम होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। म्यूसिलेज लेयर जो होता है नॉन सेल्यूलोजिक, बाहर जो म्यूसिलेज का लेयर पाया जाता है सेलुलोज का बना नहीं होता, पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। और किसी किसी में पॉलीसैकेराइड्स के साथ प्रोटीन पाया जाता है म्यूसिलेज लेयर में, किसी किसी में पॉलीसैकेराइड्स के साथ प्रोटीन एब्सेंट रहता है। ठीक है, सबसे बाहर में पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर पाया जाता है, मतलब म्यूसिलेज के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर पाया जाता है। और किसी किसी बैक्टीरिया में ग्लाइकोहेलिक्स पाया जाता है। सब लेयर जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, म्यूसिलेज, ये तीनों मिला के प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, दो टाइप के बैक्टीरिया पाया जाता है। सेल एनवेलप इसका अलग अलग होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो ग्लाइकोहेलिक्स का, म्यूसिलेज का, इस सब का कॉम्पोजिशन बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, सेल वॉल इतना कॉम्प्लेक्स होता है तो ये क्या होता है, इसीलिए इसका एक निश्चित शेप होता है, इसको बस्ट भी नहीं हो पाता, और कोलाप्स मतलब सेल वॉल नहीं रहने से पूरे सिकुड़ जाएगा ऐसा भी नहीं हो पाता। एक कॉम्प्लेक्स सेल वॉल रहने के कारण इस पर ये बहुत स्ट्रांग रहता है। ठीक है, बस्ट नहीं हो पाता, कोलाप्स नहीं हो पाता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नेचर का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यूकैरियोटिक सेल में जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसमें भी सेम होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, कई चीज़ों के सेक्रेशन में, एंजाइमेटिक कंटेंट के लिए, मतलब बहुत सारे एंजाइम का सेक्रेशन होता है, एंजाइम अंदर बाहर आते जाते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। ये सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल जो होता है मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों टाइप का होता है। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियल सेल जो होता है उसमें लंबे फ्लैजेला पाया जाता है जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा भी रहता है जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट रहता है, वो नॉन मोटाइल होता है, लेकिन मोटाइल फ्लैजेला के कारण होता है। फ्लैजेला उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, फ्लैजेला में 3 पार्ट होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फ्लैजेला के अलावा भी, ये सब फ्लैजेला है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, फ्लैजेला के अलावा भी छोटे छोटे 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक को बोलेंगे पिलाई, दूसरा फिम्ब्री। पिलाई पतले एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है,
जो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, जिसको बोलेंगे पिलाई, लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है, इसके बाहर लेयर में पाया जाता है। और फेमरी जो होता है, छोटे छोटे ऐसे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, किसी भी जगह जिस जगह में बैक्टीरिया पाया जाता है वहाँ अटैच होने में हेल्प करता है। जैसे होस्ट सेल में अटैक किया तो होस्ट सेल के साथ भी जोड़ने में है, जो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेल्प करता है। इसको बोला जाता है फेमरी, ठीक है। इस टाइप से सेल का पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है।